Dear students, welcome to the Concept Club. I am Suraj. I will help you to explore everything and I am here to make education simple, fun and inspiring for you. तो अभी इस क्लास को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे. आप सबने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने वाले थे हम लोग. तो चलिए जोश और एनर्जी के साथ में इस क्लास को शुरू करते हैं. आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आपके पास में टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले तो हम लोगों ने कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी पढ़ लिया था. तो आपने पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर होता है. अब आगे की बात आती है तो आपके पास में टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के चारों ओर कुछ रीजन होगा, यानी उस चार्ज के कुछ क्या होगा, चारों ओर रीजन होगा. हमें कूलम्ब्स ने भी बताया था कि इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा जहां तक ये इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. अगर इस चार्ज के अंदर कोई निगेटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा. जैसे इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई डॉन है, किसी डॉन का कुछ एरिया है, रीजन है, उस रीजन में कोई अगर दूसरा व्यक्ति एंटर करता है तो वो डॉन क्या करेगा, उसको मारेगा, पीटेगा, या तो उससे दोस्ती कर लेगा या उसको उस एरिया से भगाने का प्रयास करेगा. इसी तरीके से आपके पास में ये चार्ज है. इस चार्ज का क्या है, कुछ रीजन है, कुछ क्षेत्र होता है. अगर इसमें कोई दूसरा चार्ज आएगा तो या तो वो रिपल्सिव एक्सपीरियंस करेगा या वो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा. उसी रीजन को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो. तो क्या बोलोगे कि द रीजन अराउंड एन चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस जो किया जाता है वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है. उसी बात को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे. ठीक है. अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तुम्हारे पास में क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है. अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास में कोई भी एक चार्ज था प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर कुछ रीजन था, ये रीजन. अब जैसा कि देख पाओगे, मैं कहूं कि आपके पास में कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा क्यू नॉट. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट. अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हर पॉइंट पर अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. जैसे आप जानते हो कि चार्ज के नियर इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा और चार्ज से आर डिस्टेंस होगी, दूर होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा. ये कूलम्ब्स ने बता रखा है 1/r² से. तो इसके जो नियर और होगा वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसके दूर इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारे पास में कैसे होगा, कम होगा. तो आप देखना कि इस पॉइंट पर अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस पॉइंट पर अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस पॉइंट पर आपके पास में अलग फोर्स एक्सपीरियंस होगा. यानी डिफरेंट फोर्स पर आपके पास में क्या हो रहा है, अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास में जो जिस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है और जो चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्या डिफाइन होगी कि जो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी बात को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहोगे. इस बात को बहुत अच्छे से समझो. जैसे मान लो हम क्लास में पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आगे बैठे होते हैं, कुछ बच्चे तुम्हारे पास में कैसे बैठे होते, पीछे बैठे होते हैं. तो आगे वालों जो बच्चे बैठे होते हैं, अगर वो कुछ भी नोट कर रहे होते हैं, गलत लिख रहे होते हैं, तो उनको मार देते हैं, पीट देते हैं. तो वो क्या कर रहे होते हैं, सही लिखते हैं. लेकिन पीछे वाले बच्चों की कॉपी में थोड़ी हम तुरंत देखने जा रहे हैं, बाद में देखें वो बात अलग है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई क्लोज है तो उस पॉइंट पर अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई दूर है तो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ज्यादा दूर है तो अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. समझ बात कर. तो जिस पॉइंट पर कोई भी टेस्ट चार्ज जिस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उस बात को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहोगे. तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये तो सर डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. ये तो क्या करेंगे, डिफरेंट फोर्स पर अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो इसी बात को आप लोग क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है. समझ गए बात को. अब यहां से एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, आप जानते हो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, और चार्ज का ऐसा यूनिट होगा आपके पास में कूलम. तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, हम कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रटेंगे, हम हमेशा कैसे करेंगे, हम हमेशा समझ करके करेंगे. देखो बच्चे कैसे, जैसे E बराबर आपके पास में है फॉर्मूला F/Q0. तो यहाँ से F का क्या फॉर्मूला होगा, mL/T-2, और चार्ज का क्या होगा, AT. तो अगर ये ऊपर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, mL/T-2 और A-1T-1. यानी यहाँ से क्या हो गया, mL/T-3 A-1. ये आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mL/T-3 A-1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. ठीक है.
और हाँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इनवर्ड होती है, यानी अंदर की ओर होती है। ठीक है, इस बात को ये समझ गए होगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां पर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस मतलब कि अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जो चार्ज के चारों ओर का जो रीजन है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज mlt-3a-1। अब एक बात सोचो, जैसे सर अगर मैं बोलूं कि अगर कोई मेरे पास चार्ज 10 कूलम का चार्ज है और उस पर 50 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? तो हम ये कहेंगे भाई आपने पढ़ा तो है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट फॉर्मूला। तो एफ की वैल्यू जब आपके पास में 50 है और क्यू की वैल्यू आपके पास में 10 है, तो इससे इसको काट दो तो E बराबर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये तो किस केस में हो गई, ये तो उस केस में हो गई जब आपको किसी पॉइंट पर फोर्स दिया होगा और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वैल्यू दी होगी या उस चार्ज की वैल्यू दी होगी जिस पर आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उस पॉइंट पर। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर ये ना देते हुए अगर डिस्टेंस दे दी, फिर कैसे करोगे? फिर कैसे उसको आप लोग बताओगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? तो देखो जरा ध्यान से, मेरे को ये बताना है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज प्लस क्यू है, ध्यान से देखना आप सभी लोग, जैसे मैंने कहा मेरे पास कोई अगर चार्ज प्लस क्यू है, तो इस बात से यहां पर एक डेरिवेशन भी निकल करके आती है आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास में। तो हमने कहा इस पॉइंट O पर आपके पास में क्या रखा होगा, प्लस क्यू चार्ज हो रखा होगा, इससे r डिस्टेंस पर, अब हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहां तक हुआ, तो हमने क्या कहा कि इससे r डिस्टेंस पर आपके पास में क्या होगा, कोई एक पॉइंट P है, इससे r डिस्टेंस पर आपके पास में क्या है, कोई एक पॉइंट P है, जिस पर आपको ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने कहा ठीक है, तो इसको O माना, इसको P मान लिया। हमने स्टार्टिंग बताया था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां आपको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि इस पर Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। चूंकि आप जानते हो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उस पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो हम इसकी डायरेक्शन बोल सकते हैं आपके पास में, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपके पास में एफ वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, यही बात तो पढ़ी है अपन लोगों ने। ठीक है, चलो देखो जरा, अब आप जानते हो कि जब दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज रखे होते हैं तो इनके बीच में क्या करता है, एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, फॉर्मूला होता है F इजिकल्स टू डायरेक्ट कॉन्स्टेंट 1/4πε0 क्या Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो पहला चार्ज क्या दिया है Q, और दूसरा चार्ज क्या दिया आपके पास में Q नॉट, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्शन हो रहा है तो इस तरफ जाएगा OP वेक्टर। तो क्या डायरेक्शन होगी आपके पास में, अलोंग OP वेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या लिया गया है, एयर ऑफ वैक्यूम। इन एयर ऑफ वैक्यूम में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी देखने को मिलती है, 1 देखने को मिलती है। ठीक है, अभी पीछे क्या पढ़ के आ रहे हो, पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हो, तो वहां से फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। तो वाई द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अब आप लोग देखो कि इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल करके आ जाएगी। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू आपके पास में क्या दी हुई है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और ये Q नॉट। ठीक है, इस Q नॉट से ये Q नॉट की डायरेक्शन क्या हो, कट गई।
हमने कहा था जिस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, ओपी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अलोंग ओपी वेक्टर ही होगी आपके पास, अलोंग क्या होगी, ओपी वेक्टर ही होगी आपके पास में। किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। समझ पा रहे हो आप लोग बातों को। तो यहाँ से E बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो 4πε0 है, यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 के लिख दूं, तो बेटा सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो आपने K को एयर और वैक्यूम में 1 माना था ना, यहाँ पर उस K की मीडियम के प्लेस पर हो जाएगा। यानी अगर ये चार्ज है आपके पास में किसी मीडियम में रखा होगा तो उस K की वैल्यू उस मीडियम के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे अगर वाटर में रखा होगा, आपके पास में ग्लास में रखा होगा, तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से क्या आ जाती है, E = 1/4πε0 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तुम्हारे पास में चार्ज, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यानी अगर इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, r ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हुई, कम होगी। कुछ लॉजिक लग रहा है, दिमाग चल रहा है। कैसे कि अगर r डिस्टेंस हो गई तो इसके कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तुम्हारे पास में कैसे होगी, कम होगी। यानी क्या बात हुई कि चार्ज के नियरर तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और चार्ज से दूर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होगी, कमजोर होगी। सर समझ पा रहे हो बात को। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ड होती है। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, याद रखना अपने दिमाग में क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, E = 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एयर और वैक्यूम में, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास में मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक मान लीजिए +Q1 चार्ज है और आपके पास में +Q2 चार्ज है। तो ये बोलता है कि इनके किसी पॉइंट पर, यहाँ मान लीजिए जो इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके किसी भी पॉइंट पर इन दोनों के बीच में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे है, 0 है। मतलब E1 और E2 की वैल्यू आपके पास में कैसी है सर, 0 है। अब वो E1 और E2 की वैल्यू आपके पास में कैसे, इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो उस केस में आपके पास में किस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास में r है और यहाँ से इस चार्ज की, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी x है, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास में क्या होगी, r - x। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि दो सेम नेचर के चार्जेस हैं, +Q1 और +Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी बराबर है, इस साइड से ही बराबर लग रही है, इस साइड से ही बराबर लग रही है। तो उस पॉइंट की +Q1 चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी। तो मैंने माना कि आपके पास में r डिस्टेंस पर दो चार्ज रखे थे और इस +Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी x है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r - x आपके पास में इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ कि इस चार्ज से भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो मैंने यहाँ पर Q0 चार्ज रखा हुआ मान लिया। तो हमने कहा क्या फॉर्मूला होगा भाई इसका, तो 1/4πε0 Q1/x², यही तो होगा, बराबर E2 भी सेम मैग्नीट्यूड में, तो 1/4πε0 Q2/r-x²। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो क्या कि आपको क्या लिखनी पड़ेगी सर, आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, फॉर्मूला लगाओगे तो ठीक है। तो ये 1 पॉइंट चार्ज के कारण इस पर फॉर्मूला हो गया, ये भी 1 पॉइंट चार्ज का। इस 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, तो क्या आ गया यहाँ से, Q1/x² = Q2/r-x²। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आपको Q1 और Q2 की वैल्यू दे दी जाए और आपको x निकालना होगा तो आप यहाँ से इजीली निकाल पाओगे। ठीक, कैसे, इसको Q1 और Q2 को इधर भेज दो, x² एंड इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √Q1 एंड Q2/x/r-x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस काम को कर पाओगे। समझ गए बात को। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक आपके पास में क्या हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर दूसरा ये आता है कि मान लीजिए आपके पास में 2 पॉइंट चार्जेस कैसे नेचर के हैं, आप 2 पॉइंट चार्जेस आपके पास में अपोजिट नेचर के हैं
और अलोंग द लाइन इन चार्जेस से बाहर किसी पॉइंट पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी दिखा रही है, जीरो दिखा रहा है। मतलब इस पॉइंट पर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी दिखा रहे हैं, जीरो दिखा रहे हैं। तो कैसे करोगे इसको, इसके कारण जो भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसके कारण भी उस पर ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो E1 और E2 आपस में कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। तो तभी तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे, तभी तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कैसे देखने को मिलेगा, बराबर देखने को मिलेगा। तो वो ये पूछेगा कि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हमने कहा इन दोनों की डिस्टेंस आपके पास में R है और ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी है, x है। आप जानते हो E1 इक्वल्स टू E2 होगा। तो E1 की वैल्यू यहाँ से इसके लिए कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास में हो जाएगी R प्लस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, R प्लस एक्स, यानी R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो क्या आ गया, ये Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ नोटिस कर रहे हो भाई, क्या नोटिस कर रहे हो, एक सर एक बात चीज आ रही है, वो क्यू इसको और लिख लो अच्छे से, Q1 अपॉन Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड Q1 अपॉन Q2 अंडर रूट एक्स अपॉन R प्लस एक्स। क्योंकि सर जब बीच में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x अपॉन R माइनस एक्स आ रहा है, और जब आउटसाइड द पॉइंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x अपॉन R प्लस एक्स आ रहा है। तो इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो 2 पॉइंट चार्जेस दिए हों, इसके किसी भी बीच में पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, इक्वल है एक दूसरे के, तो वो कितने पॉइंट चार्ज से इक्वल होगी, तो वो डिस्टेंस निकाल दोगे और यहाँ पर भी यहाँ पर डिस्टेंस निकाल दोगे। अब इस बात का ध्यान रखो कि भाई इस पॉइंट P को किस साइड रखना है, इस पॉइंट P को किस साइड रखना है। तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं थी, बीच में निकालना था, लेकिन यहाँ पर अलोंग द लाइन आउटसाइड द पॉइंट निकालना था तुम्हें। तो ये क्या निकालोगे, यहाँ पर याद रखना Q1 लेस देन Q2, मतलब जिस चार्ज के नजदीक आप इस पॉइंट को लोगे ना, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में कम होनी चाहिए। ठीक है, या ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 10 होगा, ये 5 होगा तो ये 8 होगा, ये 6 होगा तो ये 8 होगा, यानी इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू कैसी है तुम्हारे पास में, कम है। यानी Q1 लेस देन आपके पास में क्या होगा, Q2 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। ठीक है, तो इतनी आपके पास में क्या हो गई है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। तो चलिए एक टॉपिक आता है आपके पास में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के इलेक्ट्रॉन का चार्ज जान लिया, सब कुछ जान लिया, कूलम्ब्स लॉ जान लिया, पॉइंट चार्ज के बारे में जान लिया। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मैं बोलूं कि आपके पास में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are placed at a small separation, किस पर रखे होते हैं, एक छोटे सेपरेशन पर रखे होते हैं, उस बात को आप लोग क्या बोलते हो, सेपरेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब आपके पास में दो चार्जेस हैं, अब वो दोनों चार्जेस सेम नेचर, अपोजिट नेचर के हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, सेम है, उस बात को आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास में ये -q कूलम का चार्ज है और ये +q कूलम का चार्ज है, तो ये दोनों नेचर में कैसे हैं, सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन नेचर में कैसे हैं, अपोजिट है। ऐसी बात को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हो। समझ पा रहे हो बातों को। आगे देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड आपके पास में एक टर्म आती है जिसको बोलते हो डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट एक तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल का मैग्नीट्यूड बताने का काम करता है। इस बात को समझो, यानी यहाँ से एक बात क्लियर ही होती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आप जितनी भी डेरिवेशंस करोगे सब में क्या आएगा, आपके पास में डायपोल मूवमेंट जरूर आएगा। ओके, तो मैं कहूँ कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मूवमेंट उसको कहते हैं कि दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो हम इसके सेपरेशन को क्या मानते हैं, 2a मानते हो।
तो Q इंटू टू ए, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलते हो, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या बोलोगे कि इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी P इक्वल्स टू Q इंटू टू ए को आप लोग क्या बोलोगे, डायपोल मोमेंट बोलोगे। डायपोल मोमेंट आपके पास में सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट एक आपके पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशनल, चार्ज की इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट आपके पास में क्या होती है, कूलम इंटू मीटर होती है। आगे देखो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, कूलम इंटू मीटर हो गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT, और डिस्टेंस क्या होता है, L। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ATL। और इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल की निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव होगी इस बात अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो ये बात तुम्हारे पास में क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में। सीधा सिंपल सा फंडा है, क्या होगा बेटा कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे बोलोगे, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको डायपोल मोमेंट क्या होगा कि दोनों चार्जेस में से एक चार्ज ले लो और उनके बीच का सेपरेशन, इस सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2a बोलते हो। तो डायपोल मोमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a हो जाएगा। आपके पास में ये वेक्टर क्वांटिटी है, कूलम इंटू मीटर है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। चलिए अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी तो इस पर आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को बेटा बिल्कुल याद रख लेना अच्छे से, ये सूरज सर की बात है, ठीक है। अब बोलो सर आपने तो क्वेश्चन आउट कर दिया, क्वेश्चन आउट नहीं किया, बात यह है कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो तो करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को। आजकल क्या होता है कि टीचर बोल देता है कि भाई ये कर जाओ, वो फिर पेपरों में नहीं आता। तो फेक लोगों से दूर रहें, हम तो ये कहते हैं, और सही लोगों के पास जाएं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ नहीं होता तो इसको तो करना ही है। समझ आ रही बात को। चलो तो देखो कैसे आपके पास में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इन एंड ऑन पोजीशन में, या इन एंड ऑन पोजीशन भी पूछ सकता है, या अलोंग द एक्सिस भी पूछ सकता है, या ऑन द एक्सिस भी पूछ सकता है, यानी एक्सियल पोजीशन में भी पूछ सकता है। समझ गए बात को, एक्सियल पोजीशन में पूछ सकता है और इन एंड ऑन पोजीशन में पूछ सकता है। तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम को बताएं तो मैं सही से, चलो देखो यहां पे ध्यान से देखना सभी बच्चे, हाँ डायग्राम को समझना पहले ध्यान से। ओके चलो आप देखो, आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया जिसको विद्युत द्विध्रुव कहते हो। तो -q और +q नेचर का वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया आपके पास में, -q और +q हमने डायपोल बना लिया और इसको एक सेपरेशन किस पर रख दिया बेटा, 2a एक सेपरेशन पर रख दिया, ठीक है। अब हमने बोला कि इस डायपोल की वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हमने बोला कि पूरे सिस्टम की वजह से करनी है, तो आप इसके किसी मिड पॉइंट से ले लीजिए। तो इसके मिड पॉइंट O से आपके पास में r डिस्टेंस पर आपके पास में क्या लिया, एक पॉइंट P लिया, जिस पर आपको क्या करनी थी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। बोलो सर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस चार्ज की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हमें दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को निकाल करके एक एक करके, पहले हमने यही तो पढ़ा है कि पहले एक चार्ज की वजह से निकालते हैं फिर दूसरी चार्ज की वजह से निकालते हैं। उसका फॉर्मूला पीछे क्या पढ़ के आ रहे हो, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², यही तो पढ़ के आ रहे हो। तो क्या कहते हैं, इस पॉइंट पर निकालनी है, तो दोनों को निकाल करके सर जोड़ दो, आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा ये तरीका बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने देखा, तो ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया जो कि 2a सेपरेशन पर रखा हुआ था। 2a को जब आप मिड पॉइंट से आधा आधा करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, a देखने को मिलेगी। अब B से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये टोटल डिस्टेंस r है, इस r में से a को घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, r-a हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट से जब मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो मेरे को इस डिस्टेंस की नीड होगी। जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल r, ये आपके पास में a, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, r+a हो जाएगा। ठीक है सर, आपने पढ़ा था कि +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। यानी बात ये आई कि यहाँ पर अगर +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो वो क्या होगी, E1 बाहर की ओर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी -q चार्ज की वजह से E2 आपके पास में कैसे होगी, अंदर की ओर, यानी रेडियली इनवर्ड। देखा E1 और E2 की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट हो गई। तो देखो आगे क्या होता है, ठीक है।
तो ये बात आपके पास में क्या होगी, डायग्राम समझ गया। ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर आपके पास में एक पॉइंट पी था, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, हमने डिस्टेंसेज रख लिया। ठीक है, इतनी बात आप सब बच्चों को क्या हो रही होगी बेटा, क्लियर हो रही है। अगर इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी तो इस डेरिवेशन को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप लोग क्या करोगे, जरा ध्यान से देखोगे। ठीक है, चलो देखो कैसे। हमने बोला सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड कीजिए एट पॉइंट पी पर। ये तो लैंग्वेज है, तो आप कर ही लोगे। तो E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर कुछ टीचर्स डायरेक्ट के लिख देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं आप ऐसे करो तो ज़्यादा सही रहेगा। E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन मैग्नीट्यूड लेंगे और BP का स्क्वायर। BP मतलब वहाँ से लेकर के वहाँ तक की डिस्टेंस, तो वो भी बाहर की ओर है डिस्टेंस, तो अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ये BP वेक्टर हो जाएगा। तो E1 बराबर यहाँ से क्या वैल्यू आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे। तो क्या होगा, E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का होल स्क्वायर। डिस्टेंस तो कैसे भी लिख सकते हो, AP का होल स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी बेटा, अलोंग P से लेकर के A की ओर होगी, तो अलोंग PA वेक्टर। समझ रहे बात को। तो E2 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप क्या फाइंड करोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करोगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो मेरे को एक बात बताओ, E1 और E2 कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो एक नेचर में लाने के लिए, जोड़ने के लिए, ये कैसा है E1 और ये कैसा है, माइनस का E2 है। माइनस का E2 मतलब माइनस सिंबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए चीज़ों को क्या करूँगा, मैं जोड़ूंगा। यहाँ पर मोड वो नहीं बता रहा कि निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, निगेटिव यहाँ पर क्या बता रहा है आपके पास में, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर जो मोड लगा हुआ वो मैग्नीट्यूड बताने के लिए लगा हुआ है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E1 प्लस माइनस E2, E1 माइनस का E2। तो यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास में, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, E इजिकल्स टू E1 माइनस का E2। समझ के बात को। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, अब तो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, तो अलोंग OP वेक्टर आपके पास में इसकी क्या देखने को मिलेगी सर, डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, फिर आप माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, फिर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर निकालोगे, पॉइंट P पर निकालोगे। फिर इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या रख दोगे, यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, और फिर इस फर्दर कैलकुलेशन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तब आप देखोगे कि आपके पास में ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। समझ पा रहे हो बातों को। चलो देखो कैसे। तो E1 माइनस E2 अलोंग OP हो गया। तो देखो E1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से समझते हुए चलना, Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। देखो ये वैल्यू दी हुई है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम ले लो। सबसे पहले क्या एलसीएम लोगे कि R माइनस A का होल स्क्वायर कॉमन, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बेटा, समझ पा रहे हो बातों को। तो अगर हाँ या ना तो देखते हुए चलना जरा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बोलोगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RA, और साथ ही साथ माइनस का मल्टीप्लाई करते हुए चलना और
ये स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हुए चलना, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2r है। ओके, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके, यस और नो, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये क्या हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इस ए स्क्वायर से आपके पास में ए स्क्वायर कैंसिल, 2r मिलकर के कितना हो गया 4r, ठीक है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो। बोलो हाँ या ना, इतनी बात सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी। इतनी बात अगर आप सबको क्लियर हो रही है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू 2r, ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो आप। हमने अभी पीछे क्लास में क्या बोला था, जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करोगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करोगे फाइंड करोगे, आप देखोगे आपके पास में क्या आएगा p डायपोल मूवमेंट जरूर आएगा। तो पढ़ रखा है पीछे q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a होता है p, तो p इंटू 2r यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन यहाँ से मैं ये लेता हूँ, ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपके पास में। अगर एक कंडीशन में यहाँ से ये लेता हूँ कि ये जो आपके पास में आर है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से कैसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो तुम देखोगे कि ए स्क्वायर की जो टर्म है वो कैसे हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ए स्क्वायर की जो टर्म है वो आपके पास में कैसे हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी जीरो के लगभग हो जाएगी नगण्य, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, 2pr अपॉन आर की पावर 4, इससे कट गया ये, तो E बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। अगर ये कांस्टेंट है डायपोल मूवमेंट तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये आपके पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन में। समझ पा रहे हो बातों को? तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक सबसे पहले इधर इसको जरा ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, ये ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बनाया था। चाचा आएगा कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था। तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के लिए, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए, फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, फिर ये टर्म सॉल्व किया आपके पास में, ये टर्म सॉल्व किया, और आपके पास में E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू आपके पास में क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो ये डेरिवेशन आपके पास में कंप्लीट हो रही है, इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, चलिए अब आपके पास में इसी के लिए यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में या इक्वेटोरियल लाइन पर भी आपके पास में डेरिवेशन आती है। तो वो कैसे होती है, जरा उसका भी डायग्राम समझना जरा ध्यान से यहाँ पर। तो हमने कहा आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल था जिसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज कंसिस्ट होते हैं, जो कि एक सेपरेशन 2a पर रखे होते हैं। ठीक है सर, जो कि एक सेपरेशन किस पर रखे होते हैं, 2a पर आपके पास में रखे होते हैं। अब इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर हमने क्या अज्यूम किया, एक P पॉइंट अज्यूम किया। इस P पॉइंट पर आपको क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। तो आपने बताया था कि अगर किसी भी चार्ज के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हो तो वहाँ की डिस्टेंस चाहिए। सही बात है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली, अभी बताएंगे करके। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता, तो यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ओके, आप जानते हो प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, तो अवे फ्रॉम पॉइंट होती है यानी रेडियली आउटवर्ड, और माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, तो ये अब जब ये ए है, ये आर है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये भी सेम है, तो जब ये साइड इसके साथ में एंगल थीटा बनाएगी
तो ये साइड भी इसके साथ में क्या बनाएगी, एंगल थीटा बनाएगी। आप जानते हो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इस पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, आपने जानता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर इस ई के क्या होते हैं, इस E1 के और इस E2 के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो इस बात को याद रखना, थीटा की डायरेक्शन में E1 का कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में E1 sin थीटा हो। वहीं आपके पास में इस डायरेक्शन में E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में E2 sin थीटा होगा। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये इस तरीके से ये डायग्राम आपके पास में क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ये ए भी आपके पास में क्या था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल था। तो सबसे पहले वही कहानी, हम किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट पी पर, फिर माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट पी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या फॉर्मूला होगा, E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन BP का स्क्वायर, B से लेकर के P का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP वेक्टर। ये समझ गए ना, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे आया। देखो यहाँ से कोई भी दोनों ट्राइंगल ले लो, AOP इन राइट एंगल ट्राइंगल, AOP एंड BOP, क्योंकि दोनों में साइड तो सेम ही है ना। तो आप जानते हो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस मतलब AP या BP कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्क्वायर हो सकता है इनका, AP स्क्वायर या BP स्क्वायर में से कुछ भी हो सकता है, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। मतलब AP बराबर BP बराबर तुम्हारे पास में क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बात समझ रहे, हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया बताने के लिए आप लोगों को, ठीक है। तो E1 की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए, वो Q अपॉन BP स्क्वायर, उसकी डायरेक्शन BP वेक्टर का होगी। तो E1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू कौन सा चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो E2 वेक्टर बराबर यहां से क्या हो गया, 1/4πε0 Q मतलब ये वाला, और AP का होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगी आपके पास में, अलोंग PA वेक्टर। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप देख रहे होगे तो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब E1 और E2 आपस में कैसे हैं, E1 और E2 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में कैसे हैं आपके पास में, बराबर हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कंपोनेंट किए थे, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हो रहा था। तो क्या देखोगे यहाँ पे कि इस E1 के प्लेस, इस E2 के प्लेस पर मैं E1 लिख सकता हूँ ना, तो आप देखोगे E1 sin थीटा, थीटा की वैल्यू सब जगह सेम है ही, तो ये कंपोनेंट तो खत्म हो गया ना, ये उस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है ही, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना, दोनों कैसे एक ही डायरेक्शन में, तो जब एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से निकलती है, ना कि वर्टिकल कंपोनेंट की, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को नगण्य कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, और जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाते हैं। इस बात को आप लोग क्या रखना, याद रखना। तो यहाँ से क्या सोचा कि E1 cos थीटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा को जोड़ करके आएगी। तो आपने देखा इस इक्वेशन से E1 बराबर क्या है, E2 है, तो इसको मैंने क्या लिखा, E1 प्लस E1 cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2E1 cos थीटा हो गया। अब क्या, अब अरे भैया अब तो सब क्लियर ही हो गया, मतलब 2E1 cos थीटा, E1 की वैल्यू दी है, लेकिन भाई cos थीटा कहाँ दिया हुआ है, तो cos थीटा निकाल लो, आप तो पढ़े लिखे हो। तो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, पढ़ा लिखा आदमी AOP,
किसमें, AOP। आप जानते हो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या दिया हुआ है, A, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा करके कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दो। इस वैल्यू को उठा करके आप लोग क्या कर दो, यहाँ पर पुट करो। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर से ये भी वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1/4πε0 A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये आपके पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो Q इंटू 2A क्या होता है, ये क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा सॉरी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ये कॉस थीटा, ये भी नहीं लिख पाए, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाली थीटा की वैल्यू क्या दी हो, A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो E बराबर यहाँ से क्या, Q इंटू 2A क्या पड़ा हुआ है, डायपोल मोमेंट, तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट हटा दो तो क्या पावर आती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है बेटा, वो बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है बेटा, बोलो बोलो, जुड़ जाती हैं। तो P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। इधर कर देता हूँ, हाँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। तो मैंने वही कंडीशन, इफ आर इज ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर की टर्म क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में, द टर्म ऑफ ए स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको कर लेना। तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू, यानी अगर ये कांस्टेंट है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, डेरिवेशन हो गई। किस केस में, इन ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन में। समझ रहे हो बातों को, ठीक है सर। तो ये आपके पास में डायग्राम था, इसको करते हैं। अरे कैसे हुआ ये, देखो जरा ध्यान से एक बात को। सॉरी, ये वो हो रहा है थोड़ा सा, 2 मिनट। हाँ ठीक है, ये अब सही है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, अब ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या बनाया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया था। इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर आपके पास में कोई पॉइंट पी था, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी आपके पास में। तो इसके कंपोनेंट कर ली, E1 और E2 के क्या कर ली, कंपोनेंट कर लिया। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन आर की ओर और नेगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर होती है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ इसका, थीटा का E1 cos थीटा हुआ, और वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा का। फिर इस E2 का करोगे तो E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। फिर हमने वो ने इसकी वैल्यू निकाली, तो आपने देखा कि E1 और E2 की वैल्यू आपके पास में कैसे मैग्नीट्यूड में सेम आई। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होने की वजह से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपके पास में जोड़ा तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आया। E1 E2 की वैल्यू सेम है तो T1 cos थीटा हो गई। E1 की वैल्यू थी लेकिन cos थीटा की वैल्यू आपके पास में नहीं थी, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस A अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आपके पास में डेरिवेशन का आंसर निकल करके आया। तो एक बात ऑब्जर्व करिए, क्या सर, ये ऑब्जर्वेशन ये करिए कि जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ये निकाल रहे हो E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू आ रही है, वहीं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में क्या है, P अपॉन आर क्यू। मतलब एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो और जो इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हो उसकी कितनी होती है, डबल होती है वो वाली, यानी वो होती है E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू, या kp अपॉन 2kp अपॉन आर क्यू बोल दो, या p अपॉन आर क्यू। ठीक है, इतनी बात याद रखो। सबका अपना अपना कराने का तरीका, कोई 1/4πε0 लेकर कराता है, कोई यहाँ पर ऐसे लिख देगा kp अपॉन आर क्यू, सबका अपना अपना मेथड है देखो, लेकिन चीज़ लास्ट में वही आनी है। समझ रहे हो बात को, तो सबके अपने अपने अलग अलग धर्म है, लेकिन सबको जाना एक ही जगह है भाई साहब। समझ रहे हो बात को, इस बात को भी, ये भी एक डीप थॉट है,
समझ रहे बात को? तो सबका अपना अपना कराने का तरीका है और लास्ट में आकर के रिजल्ट सबके पास में सेम ही आता है। ओके, तो चलिए, बात समझ में किसकी आती है वो मैटर भी करती है। आपके पास में बात किसकी समझ आ रही है वो भी मैटर करती है। ये नहीं कि कराने का तरीका सबका अलग है, बात किसकी समझ आती है वो भी मैटर करता है। ओके बेटा, तो चलो ये बात आपके पास में हो गई, यहाँ से ये हो गया। चलो अब अपन डेरिवेशन पर डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास में एक और डेरिवेशन आती है कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, तो उसको जब आप टर्न कराते हो तो उस पर टॉर्क नाम का एक फोर्स लगता है। तो वो टॉर्क कितना होता है वो जरा आप हमें बताइए। हमने कहा जरूर सर बताएंगे। तो हमने कहा कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, ये -q और +q चार्ज कंसिस्ट करता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आप जानते हो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज कंसिस्ट है तो उस पर एक फोर्स लगता है। कैसे? अभी फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q0 पढ़ा था। तो कितना फोर्स लगता है? F = Q0 E लगता है। चूंकि यहाँ पर चार्ज क्या है? Q है, तो ये QE हो गया। यहाँ पर चार्ज क्या है? Q है, तो ये QE हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में QE लगा, और नेगेटिव चार्ज पर भी QE लगा। ये कि माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल एक रखा था। इलेक्ट्रिक डायपोल किस पर? सेपरेशन पर, 2a सेपरेशन पर होता है। थीटा डिग्री का एंगल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में बना रहा है। तो आप एक बात सोचो, ये QE आपके पास में कैसे? मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में कैसे है? मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में कैसे? अपोजिट है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? खत्म कर देंगे। लेकिन क्या होता है, ये QE दोनों मिलकर के इस इलेक्ट्रिक डायपोल को टर्न कराने का प्रयास करते हैं। तो जब ये टर्न कराने का, इसको थीटा डिग्री एंगल पर टर्न कराने का प्रयास करते हैं, ये कपल ऑफ फोर्स, तो उस बात को क्या बोलते हैं? टर्न हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उस बात को बोलते हैं कि यहाँ पर क्या लग रहा होगा? जरूर टॉर्क लग रहा होगा। इस वजह से ये क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है। जैसे मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये टर्न इस तरीके से हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझ गए बात को? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, मतलब यहाँ पर ये कपल ऑफ फोर्स QE क्या लगा रहा है? टॉर्क लगा रहा है। और आप जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों फोर्सेज में से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इनके दोनों चार्जेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो हमने इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर क्या बना आपके पास में? 90 डिग्री बना। समझ आई बात को? जो हम कहना चाह रहे हैं कि आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल था जो कि कुछ सेपरेशन पर रखा हुआ था। इस पॉजिटिव चार्ज पर QE फोर्स इंपैक्ट हो रहा था, इस नेगेटिव चार्ज पर QE फोर्स लग रहा था। ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो ये दोनों अपोजिट होने की वजह से दोनों साइड से कपल ऑफ फोर्स QE क्या कर रहे थे? लगा रहे थे। तो यहाँ से क्या हुआ? टॉर्क का निर्माण हुआ। तो टॉर्क का निर्माण हुआ तो हम कहेंगे इन दोनों चार्जेस की क्या होगी? कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। इसको ऐसे करो, देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। रुको जरा, वेट, क्या होगी? परपेंडिकुलर, ऐसे क्लियर करो इसको सही से। ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। क्या होगी आपके पास में? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी 90 डिग्री। समझ गए बात को? तो यहाँ से अब सही होगा, थोड़ा गलत हो गया था। समझ आई बात को? तो अब इस डेरिवेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ध्यान से, टॉर्क का फॉर्मूला था 1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो 1 फोर्स, दोनों में से जो भी कपल ऑफ फोर्स लग रहा था उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो। तो हमने क्या ले लिया? एक QE ले लिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस क्या है? इसको O नाम दे दो। ये आपके पास में AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो OB आपके पास में क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बात समझ पा रहे हो? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको टॉर्क बोलते हो ऐसे। आप जानते हो अब OB की वैल्यू चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB, तो टाउ बराबर यहाँ से क्या आ गया? QE। OB की वैल्यू कितनी है? OB की वैल्यू फाइंड करनी, OB की वैल्यू फाइंड करनी। तो जिसको फाइंड करते हैं, हम पहले ही बता चुके, जिसको फाइंड करते हैं उसके ऊपर लिखना होता है और जो गिवन होता है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी OB/AB। OB क्या है आपके पास में? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास में?
ओ बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी 2a, तो ओ बी इजिकल्स टू यहाँ से क्या आ गया 2a साइन थीटा हो गया। ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया 2a साइन थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो देखोगे क्या कि यहाँ देखो टाउ बराबर क्यू ई इंटू ओ बी की वैल्यू क्या है 2a साइन थीटा, ओ बी की वैल्यू क्या होती है 2a साइन थीटा, तो टाउ बराबर यहाँ से क्या होगा q इंटू 2a और ये e साइन थीटा होगा। तो q इंटू 2a क्या है डायपोल मोमेंट, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था तुम लोगों से कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो उसे क्या बोलोगे डायपोल मोमेंट बोलोगे, तो p e साइन थीटा। ये तुम्हारे पास में कितना लगेगा, इतना टॉर्क लगेगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल को टर्न कराने के लिए, ठीक है। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, मिनिमम टॉर्क कितना लगेगा, ये भी बताइए जरा। तो हम ये कहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो टाउ वेक्टर बराबर क्या होगा आपके पास में p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर होगा। टाउ वेक्टर बराबर क्या होगा आपके पास में, टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये आपके पास में हो गया। अब क्या आता है कि इसको सर ये बताइए कि मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा। तो मैं ये बोलता हूँ जब आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे रखा होगा परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी होगी 90 डिग्री होगी। तो आप देखोगे टाउ इजिकल्स टू, तब आप देखोगे टाउ इक्वल्स टू पी साइन 90, पी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब कितना टॉर्क आया मैक्सिमम टॉर्क पी आ गया। मैक्सिमम टॉर्क आपके पास में कैसा आ गया पी आ गया। मतलब अगर इसको परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा हुआ है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे घुमाना है तो कितना टॉर्क लगेगा पी लगेगा। वहीं मिनिमम टॉर्क क्या होगा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो टाउ बराबर पी साइन 0, मतलब पहले से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में है पैरेलल रखा हुआ है, तो टाउ बराबर 0 हो गया। तो मतलब टाउ मिनिमम आपके पास में, सॉरी ये 0, पी साइन 0, ये भी 0, तो टाउ मिनिमम की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 0 आ गए। ठीक है सर, यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। अब एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि सर आप ये बताइए कि इसकी सहायता से आप डायपोल मूवमेंट डिफाइन कर सकते हो। हाँ, तो आपके पास में देखो टाउ मैक्स बराबर क्या होता है यहाँ पर पी होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो 1 न्यूटन पर कूलम है, यानी ई की वैल्यू आपके पास में क्या है यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो गया यहाँ से पी हो गया। तो कैसे बोलते हैं उसको कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मूवमेंट आप किसे कहोगे कि जब वो डायपोल परपेंडिकुलर रखा हो किसी भी यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो भी मैक्सिमम टॉर्क होगा वही उसका डायपोल होगा, वही उसका डायपोल मूवमेंट होगा। क्या समझे बात को, ध्यान से सुना एक बार कि आपके पास में किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है तो उस पर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वही उसका डायपोल मूवमेंट होगा। हाँ, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट, ये सबसे सही रहेगा। ठीक है, सो द मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू द डायपोल मोमेंट। ओके, तो ये डेरिवेशन भी आपके पास में कैसी होती है कंप्लीट होती है। तो अभी तक कितने फॉर्मूले सीख लिए जरा ध्यान से एक बार देखो। अभी तक आपने सबसे पहले E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट सीखा। ओके, फिर उसके बाद में आपके पास में E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सीखा। उसके बाद में ये Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद P इक्वल्स टू Q इंटू 2AC का डायपोल मोमेंट। उसके बाद आपके पास में क्या निकल करके आया E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन आर क्यू। उसके बाद E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू। उसके बाद टाउ इक्वल्स टू P साइन थीटा। समझ गए बात को। अब लास्ट वन ऑफ द लीस्ट आपके पास में आता है वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल। अब किसी आप डायपोल को टर्न कराओगे तो वर्क तो होगा ही ना, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो था जो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था। इसको थीटा डिग्री एंगल से टर्न कराया, मतलब ए पॉइंट से ए डैश तक ले गए और बी पॉइंट से बी डैश तक ले गए। तो इसको टर्न कराने के लिए कितना वर्क लगा तो आप लोग जानते हो। तो आप जानते हो इस पर जो फोर्स होगा वो भी क्यू ही लग रहा होगा। इस तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा क्यू ही, और इस तरफ भी क्या लग रहा होगा क्यू ही फोर्स लग रहा होगा। तो आप देख पा रहे होगे टर्न हो रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स क्यू ही लग रहा है, तो टर्न हो रहे होंगे। तो पीछे वाला फोर्स ये टॉर्क नहीं लग रहा होगा इस पर, टाउ बराबर पी साइन थीटा। कहाँ गया ये रहा,
टाउ बराबर पी साइन थीटा नहीं लग रहा होगा? तो हाँ लग रहा होगा सर। तो मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, टर्न होता है, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, टॉर्क नाम का फोर्स लग रहा होगा। तो क्या लग रहा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा। जो थीटा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल इसके साथ में क्या एंगल बना रहा होगा, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोलते। अब हमने कहा कुछ वर्क डन भी हो रहा होगा, तो इस पर टॉर्क नाम का फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। तो हमने कहा इस पर जो डिस्प्लेसमेंट, जब इसको टर्न करा रहे हो ना, तो इस पर टॉर्क नाम का फोर्स लग रहा है, तो इस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, जब वर्क हो रहा होगा तो इस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमने कहा वर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स कौन सा है, टॉर्क है, तो ये आपके पास में वर्क कैसा होगा, वर्क इक्वल्स टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप देखो कि ये जो वर्क है वो हम सबसे पहले कम काम निकालते हैं, मतलब सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा सा टर्न कराते हैं, फिर हम इसकी लिमिट लगा करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा अगर आपके पास में स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू निकालोगे तो टॉर्क आपके पास में टाउ लग रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी थीटा होगा। छोटा कार्य निकालोगे तो आप देखोगे कि डी डब्ल्यू टाउ की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब आप इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे। जब आप इस इक्वेशन को क्या करोगे सर, इंटीग्रेट करोगे, तब आप देखोगे कि स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, 0 डिग्री का बना रहा था। फिर जब इसको टर्न कराया तो उसने कितने डिग्री का एंगल क्रिएट किया, थीटा डिग्री का एंगल क्रिएट किया। मतलब जब आपके पास में लिमिट होगी वो थीटा इक्वल्स टू 0 से कहाँ पर जाएगी, थीटा इक्वल्स टू थीटा डिग्री। तो मतलब ये आपके पास में क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएंगी। तो डी डब्ल्यू बराबर यानी 0 से लेकर के कहाँ तक, डब्ल्यू तक, 0 से लेकर ये थीटा पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। ओके, ये आपके पास में क्या होगा, डब्ल्यू माइनस 0, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो बाहर आ जाएगी, और ये आपके पास में 0 से लेकर के थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपने यहाँ पर डब्ल्यू टोटल वर्क डन निकाला डब्ल्यू, तो पी कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर के थीटा तक। तो सबसे पहले